Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope good for your health. उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर साथ याद किए होंगे, अटेंड किए होंगे। ये बहुत ही एक बेनिफिशियल वे है और आप चाहें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हमने इस चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, if an egg is broken by an outside force, life ends. अगर एक अंडे को बैरूनी फोर्स से बाहर से तोड़ा जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। इफ ब्रोकन बाय एन इनसाइड फोर्स, लेकिन अगर इसे अंदर की फोर्स की तरफ से तोड़ा जाए, लाइफ बिगिंस, जिंदगी शुरू हो जाती है। ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द इनसाइड। अजीम चीज़ें या बड़े लेवल की चीज़ें हमेशा अंदर से ही स्टार्ट होती हैं। जैसे कि हम इस बात को देख सकते हैं कि अगर हम अंडा तोड़ते हैं तो चिक की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, लेकिन अगर चिक खुद अंडे को तोड़े तो उसकी डेवलपमेंट भी होती है और ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है। हमें अपने आप को अंदर से खुद चेंज करना चाहिए। हमें हमारी सोच को, हमारे चीज़ों को देखने को, नज़रिए को खुद जज करना चाहिए और उससे खुद चेंज करना चाहिए, बजाय इसके कि हमसे ये चीज़ें फोर्सफुली करवाई जाए या दूसरों के समझाने पर हम ये चीज़ें करें। हमें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, किस लेवल पे हैं, चाहे वो लाइफ के किसी मरहले में है, बिहेवियर के किसी मरहले में है या पढ़ाई के मामले में है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक, चैप्टर नंबर 13, कैशियस एक्सचेंज, contents. Factor affecting the capacity of hemoglobin to bind with oxygen, transport of carbon dioxide, respiratory disorder, role of respiratory pigment, and lung capacity. Factor affecting hemoglobin capacity to bind oxygen. लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने ये बात की थी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और उसके बाद इसे डिफरेंट टिश्यूज तक भेज दिया जाता है और वहाँ पर इस एसोसिएशन को तोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग अलग कर लिया जाता है। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को आपस में बाइंड करने से रोकते हैं या इफेक्ट करते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, increase in carbon dioxide and oxygen decrease lowers the hemoglobin capacity. लास्ट में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन को भी। जिस तरीके से प्लांट में रूबिस्को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को अलग अलग टाइम पे बाइंड करने की कैपेसिटी रखता था और डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं, इसी तरह हीमोग्लोबिन भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा होगी तो उसको अपने साथ बाइंड करेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन साथ में अटैच नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम कर दी जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर सकेगी। टेम्परेचर, if we temperature rise the temperature lower the hemoglobin capacity. इसकी रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन से मिलकर बनी है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बॉडी का किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे फीवर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटीन है और प्रोटीन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी शेप चेंज होने लग जाएगी। जैसे ही शेप चेंज होगी
ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकेगी। पीएच, अगर हम पीएच को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट होगा? पीएच इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कैपेसिटी। अगर हम पीएच को इंक्रीज करते हैं तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम पीएच को लो कर दें तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी भी लो हो जाती है। इनके पीएच और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी का आपस में डायरेक्ट लिंक है। अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर हम कम करेंगे तो कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। मोर हाइड्रोजन आयंस टू कंबाइन विद प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम पीएच कम करते जाते हैं हाइड्रोजन आयंस की तादाद बढ़ती जाती है, और पीएच की तादाद अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की मिकदार कम होती जाती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, और अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयंस अटैच हो जाते हैं हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ, तो फिर अब ये अटैच नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन को। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? मोस्ट सोलोबल इन फ्लूइड्स देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड में ज़्यादा सोलोबल है। उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि फ्लूइड में वाटर मौजूद होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है। वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? हीमोग्लोबिन 20% एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करवाकर 20% तक हमारी बॉडी में जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो 100% कहलाएगी। उस 100% कार्बन डाइऑक्साइड में से 20% कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पे रिलीज करवा दिया जाएगा। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, ये हीमोग्लोबिन की डायग्राम है, और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुई हुई है। ये नीचे पिंक कलर में रेड ब्लड सेल शो किया गया है जिसके ऊपर ये हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होके इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज कर रही है। जैसे ही ये आगे मूव करते जाएंगे, जिन जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी ये वहाँ पर इसको रिलीज करवाते जाएंगे, जो कि स्पेसिफिकली लंग्स में ही ऐसा होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 5% फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स। जितने भी बॉडी फ्लूइड में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 5% प्लाज्मा प्रोटीन के जरिए बाहर मूव करवाया जाता है। कंबाइन विद पोटाशियम स्मॉल अमाउंट फ्रॉम बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी के अंदर पोटाशियम भी मौजूद है, थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड पोटाशियम के साथ अटैच हो जाती है और इसे बॉडी से बाहर मूव करवा दिया जाता है। एज बाइकार्बोनेट आयन, हमारी बॉडी से ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के तौर पे रिलीज करवाया जाता है। 70% फ्रॉम बॉडी फ्लूइड एज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट के तौर पे इसे रिलीज करवाया जाता है एज कार्बोनिक एसिड, या फिर इसे कार्बोनिक एसिड के तौर पर रिलीज करवा दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये इसे हम यूज़ करते हैं इंटेस्टाइन्स में भी टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। कायम कायम की एसिडिटी को कम करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये स्लाइवा में भी मौजूद होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज करके इन साइट्स पर भेज दिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग सम फंक्शंस। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड बनाती हैं ये, जैसे हमने पीछे बात की थी कि पानी में ये ज़्यादा डिजोल्व है ऑक्सीजन की निस्बत। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आफ्टर रिएक्शन H2CO3, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको रन करने में हेल्प करता है। पानी के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज से बनता है। यहाँ पर जैसे ही ये मूव करता जाएगा साथ साथ
तो डिफरेंट साइड्स पे ये भी एक वीक एसोसिएशन है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ये चेंज होता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एट्रियल एंड वेनस ब्लड। आर्टेरियल ब्लड में और वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद होती है? आर्टेरियल ब्लड ब्राइट रेड इन कलर होता है और वेनस ब्लड डार्क रेड इन कलर होता है। आर्टेरियल ब्लड में 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है उसमें 50 ml तक कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है ईच 100 ml ऑफ ब्लड में। वेनस ब्लड में 54 बाय 100 ml ऑफ ब्लड है और इसका कलर ब्लू है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन पाई जाती है। आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, जबकि वेनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और इसमें डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन पाई जा रही है, या जिसे हम कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर 54 ml पाया जाता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में। We can say 100 ml of blood take 4 ml of carbon dioxide। कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिमूव करना होता है तो हर 100 ml के साथ 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव करती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं और कौन कौन सी हैं? जिस तरह डिफरेंट बीमारियां होती हैं वैसे ही रेस्पिरेशन के भी डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज कैंसर। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैंसर है, जो कि लंग्स कैंसर है। लंग्स का कैंसर, लंग्स में डिफरेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं वो पैदा होने लग जाते हैं। मैलिग्नेंट से मुराद ऐसा ट्यूमर है जो कि सेल्स की बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, डिवीजन्स होती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लंग्स हैं और लंग्स में इस जगह पर एक गुठली नुमा या सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ये सेल्स के इन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से यहाँ पर वजूद में आई है। अब जैसे ही ये ग्रो करती जाएगी, साइज में इंक्रीज करती जाएगी, कुछ पार्ट यहाँ से अलग होके डिफरेंट साइड्स पे जाना शुरू हो जाएंगे। इस साइड पे भी ये मूव कर सकते हैं, दूसरे लंग को भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो इसे हम कहते हैं कैंसर। कॉज, रीजन क्या है? अनहेल्दी एयर, हवा जिसमें पोल्यूशन हो, स्मोक हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स मौजूद हों, वो कैंसर का बाइस बनती है। स्मोकिंग, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नोशी भी कैंसर का बाइस बनती है। इफेक्ट, इट ब्लॉक रेस्पिरेटरी पैसेजेस, ये रेस्पिरेटरी पैसेजेस को ब्लॉक कर देते हैं। जिस तरह के ये एक मास है तो ये यहाँ पर ब्रोंक्यूल के आगे मौजूद है, तो ये इस रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर देगा, या फिर ये यहाँ से ट्रैवल करके इस जगह पर भी आ सकता है और इसे ब्लॉक कर सकता है। तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी पैसेजेस जब ब्लॉक हो जाएंगे तो उसके नतीजे में सांस लेने में दुश्वारी होगी और पूरे तरीके से ऑक्सीजन अंदर और बाहर नहीं जा सकेगी। चांसेस, देयर आर 10 टाइम्स मोर चांसेस ड्यू टू स्मोक। अगर कोई लोग ऐसे रहते हैं जिनके घर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है, आग लगाई जाती है, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन के पास रहते हैं जो कि स्मोकिंग करता हो, तो स्मोक के धुएं की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 10 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कैंसर के बनिस्बत उन लोगों के जो साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहाँ पर सफाई का कुछ खास इंतज़ाम नहीं होता, बाहर ही रख कर कचरे को आग लगा दी जाती है, या फिर बाज़ औक़ात हमारे घर में से कोई ऐसा पर्सन होता है जो सिगरेट पीता है, तो हम उसके इर्द गिर्द जब रहते हैं तो उसका धुआं भी हम इनहेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो सकती है। 90% अक्कर बाय स्मोकिंग,
और जो लोग स्मोकिंग खुद करते हैं, चूंकि वो स्मोक को अंदर भी लेकर जाते हैं और उसी स्मोक वाली हवा में सांस भी लेते हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें लंग कैंसर हो। रीसेंट रिसर्च, टोबैको के धुएं पर रीसेंट रिसर्च की गई थी और उससे ये बात पता चली कि तंबाकू के धुएं में 10 टार कंपाउंड्स पाए जाते हैं। टार से मुराद ये है कि कार्सिनोजेनिक मटेरियल है ये एक, और ये हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करने के काम आता है। तो टोबैको का स्मोक जब बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे लंग्स में भी चले जाएंगे और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लाइंस को ब्लॉक करने के काम आएंगे। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम आम जुबान में टीबी भी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है। तो ये बीमारी है एक, जिसकी वजह है मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, मायोकार्डियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, जो कि लंग्स में जाकर इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास लंग्स की डायग्राम है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई दिखाए गए हैं। यहाँ पर मायोकार्डियम लंग्स में जाएगा, यहाँ पर इरिटेशन क्रिएट करेगा और ये मायोकार्डियम बैक्टीरिया लंग्स की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ज़्यादातर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम कहते हैं जो लंग से रिलेटेड हो, लेकिन इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस ट्रैकिया में भी हो सकती है और भी डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हो सकती है। कॉमन डिजीज इन पुअर, ये ज़्यादातर पुअर पीपल में पाई जाती है, गरीबों में। उसकी रीज़न ये है कि माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस। गरीब ऐसी जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई नहीं होती, या फिर वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, और माल न्यूट्रिशन, खाने की कमी होती है, इम्यूनिटी लेवल कम होता है। तो ये बैक्टीरिया उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, यानी कि वो इसके आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं और बैक्टीरिया उनके ऊपर इफेक्ट शो कर देता है और वो उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। बीमारी क्योरेबल है ये, इसका इलाज है, इसके लिए तकरीबन 6 मंथ्स तक डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, वो करने पड़ते हैं और उसके बाद टीबी का इलाज हो जाता है। कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस हम ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे मूव करती जाती हैं, यानी कि अगर किसी के फादर को है तो नेक्स्ट वो उसकी जनरेशन में मूव कर जाएगी, आगे औलाद को हो जाएगी और उनसे आगे और फिर आगे अगली नस्ल में पैदा होती जाएगी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एस्थमा। एस्थमा एक अगेन बीमारी है, हम जिसे दमा भी कहते हैं। इसमें कॉमनली हमने देखा होगा टीवी ड्रामों में भी, या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी कोई ऐसा दमे का मरीज हो तो हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है और एकदम से खांसी छिड़ पड़ती है और बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की हालात हो जाते हैं। सीवियर पायरोक्सिज्म, इसमें बहुत ज़्यादा दौरे वाली कैफियत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दम घुटता है और ऐसे लगता है जैसे सांस बंद हो जाएगी। रिकरेंस ऑफ अटैक, बार बार ये अटैक्स आते हैं। रीज़न एलर्जिक रिएक्शंस टू पोलन, स्पोर्स, ईटीसी। इन लोगों को डिफरेंट टाइप की एलर्जन से एलर्जी होती है, जो कि पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, जैसे गंदम की कटाई हुई हवा में पोलन ग्रेन फैल रही हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है, स्पोर्स की वजह से हो सकती है, समटाइम्स सुंबल के स्पोर हवा में फैले हुए होते हैं तो उससे भी ये हो सकती है, परफ्यूम से हो सकती हैं, धुएं से हो सकती है। इस तरह का कोई भी एलर्जिन हो सकता है जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स टाइट हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के और वहाँ से म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, ये जितने भी केमिकल्स हैं ये अंदर बॉडी में जाने के बाद एलर्जेंस ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं जो कि जलन पैदा करते हैं फेफड़ों के अंदर और इस जलन के नतीजे में ब्रोंक्यूल्स कंट्रैक्ट होते हैं और इनसे म्यूकस पैदा होती है। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ब्रोंक्यूल, इसके मसल्स जो हैं वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, टाइट हो गए हैं और यहाँ पर म्यूकस फिल हो गई है और स्वेलिंग की वजह से म्यूकस बाहर रिलीज हो रही है। एस्थमा के बाद एम्फीसीमा भी एक डिजीज है,
इसमें एल्वियोलाई ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई कॉमन इन स्मोकर्स। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये ज़्यादातर स्मोकर्स में पाए जाते हैं, ऐसे लोगों में जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं। कॉज सब्सटेंसेस इन टोबैको स्मोक, अगेन तंबाकू के धुएं में बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से इरिटेशन होती है और स्मोक को कफ आती है, उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है। बहुत ज़्यादा जब खांसी आएगी तो बॉडी के अंदर ये डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव एल्वियोलाई पैदा कर सकती है। सिम्टम्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सांस इसलिए भी नहीं ली जा सकती ठीक तरीके से क्योंकि एल्वियोलाई अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं और टूटने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाती। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल एल्वियोलाई मौजूद है जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, लेकिन जैसे ही इस पर्सन को एम्फीसीमा होगा तो इसके अंदर से ये सरफेस एरिया कम हो जाएगा और एल्वियोलाई ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेकडाउन की वजह से कैपिलरीज भी यहाँ पर कम हो जाएगी और ब्लड की ऑक्सीजनेशन पुअर हो जाएगी। इफेक्ट्स, ब्रोंक्यूल्स कोलैप्स, स्टिल वेंटिलेशन, इसमें ब्रोंक्यूल्स पिचकना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हवा पूरी तरह से ना तो अंदर आ पाती है और ना ही पूरी तरह से बाहर जा पाती है। इसे हम स्टिल वेंटिलेशन कहते हैं कि एक जगह पर वेंटिलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो गया है, जो हवा अंदर आई थी वो अब पूरी तरह से अंदर ट्रैप हो चुकी है। रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का क्या रोल है? दे कंबाइन ऑक्सीजन रिवर्सिबली, जितने भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिवर्सिबली कंबाइन करते हैं। ये ऑक्सीजन को अटैच भी कर सकते हैं और डिटैच भी कर सकते हैं, क्योंकि अटैच करेंगे तो एक जगह से अटैच करके दूसरी जगह मूव करेंगे और डिटैच करेंगे तो ही वो किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई दे पाएंगे। इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं ब्लड की, क्योंकि ब्लड में ये जितनी ज़्यादा पिगमेंट्स मौजूद होंगे उतनी ही ज़्यादा ये ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा ही अहम प्रोटीन है। इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड अबाउट 75 टाइम्स इन मैन, ये इंसान में खून को कैरी करने की कैपेसिटी जो है उसे 75 गुना बढ़ा देती है। मायोग्लोबिन, इट इज़ अ मसल हीमोग्लोबिन, ये मसल हीमोग्लोबिन है। ये इसकी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती है। इसके अंदर आयरन पाई जाती है और ये मसल में पाई जाती है। इसको हम मसल हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ये रन करने के काम आती है। इट स्टोर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है और उसे स्टोर करने के काम आती है। एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी कि जितने भी सांस लेने से रिलेटेड बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनमें ये हेल्प करती है। लंग्स कैपेसिटीज, लंग कितनी ज़्यादा हवा को अपने अंदर रख सकते हैं और कितनी हवा को एट अ टाइम बाहर निकाल सकते हैं। टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग इज 5 लीटर इन फुली इन्फ्लेटेड, जब लंग्स पूरी तरह से फैल जाते हैं तो इनके अंदर हवा 5 लीटर तक ठहर सकती है। एट रेस्ट 0.5 लीटर एयर एक्सचेंज, जब ये रेस्ट की हालत में होते हैं, जैसे हम सोते हैं या फिर हम लेट जाते हैं, तो उस टाइम एयर एक्सचेंज सिर्फ 0.5 लीटर होती है। आधा लीटर हवा बाहर और अंदर आ जा रही होती है, बाकी की हवा अंदर की अंदर ही रहती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 3.5 लीटर एयर एक्सचेंज, तकरीबन 3.5 लीटर हवा एक्सचेंज होती है और 1.5 लीटर हवा लंग्स में ही रहती है। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ ब्रेथ एयर, हम जो हवा में सांस लेते हैं उसकी कंपोजिशन किस तरीके से बदलती है। ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में 21% होती है, जबकि एक्सहेल्ड एयर में ये 16% होती है, यानी कि 5% ऑक्सीजन को
हम अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा अंदर दाखिल होती है तो इसमें 0.04% होती है, लेकिन जब हवा एक्सहेल होती है, बाहर निकलती है, तो इसमें 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। हम हवा में 3.96 के करीब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। वाटर वेपर्स इनहेल्ड एयर में वेरिएबल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बाहर क्या माहौल है, कैसी वेदर जा रहा है, उसके मुताबिक या बारिश हो रही है या नमी है या क्या खुश्क हवा है, इस पे वेरिएबल हो सकते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सेल एयर्स ये हमेशा सैचुरेटेड होती है, क्योंकि हवा बॉडी के अंदर से होकर आती है, तो ये हमेशा मॉइस्ट होगी और इसमें हमेशा फुल 100% तक वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। नाइट्रोजन की मिकदार इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में सेम होती है। ये 79% ही रहती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती और ना ही बॉडी एक्सहेल्ड एयर में नाइट्रोजन को ऐड करवाती है। देयरफॉर इसकी कंसंट्रेशन बराबर रहती है। So this was the chapter number 13. Here are some important short question. इन्हें नोट कर लें और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है।